नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग। दोस्तों, हमारे देश में कई धार्मिक स्थल हैं, कह सकते हैं कि सैकड़ों धार्मिक स्थल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं और जहां के लोग दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां की यात्रा को काफ़ी ज़्यादा कठिन माना जाता है और यहाँ जाना, यहाँ पहुँचना सौभाग्य की बात मानी जाती है। इन्हीं में से एक यात्रा है माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा। तो आज मैं अपने ट्रैवल ब्लॉग शूट के लिए और माता के दर्शन के लिए इसी पवित्र स्थान पर आ चुकी हूँ, जो कि है माता वैष्णो देवी का धाम। अभी अभी मैंने चढ़ाई की शुरुआत की है। तो आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको जानकारी दूंगी कि यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो आपको क्या कुछ करना होता है, किस तरह से यात्रा की शुरुआत करनी होती है, कोविड के बाद से क्या कुछ नियमों में बदलाव है और किस तरह से बिल्कुल सहूलियत से बिना किसी परेशानी के आप यहाँ पहुँच सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस यात्रा में आप भी हमारे साथ बने रहिए। पल पल की जानकारी अपने यात्रा के बारे में मैं आपको दूंगी और क्या कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, किस तरह से इस यात्रा को करना चाहिए और रास्ते में किस तरह से त्रिकूट पर्वत पर ये पहाड़ों से घिरा हुआ जो स्थान है इतना खूबसूरत दिखता है। बादल नीचे तैरते हुए नजर आते हैं, हरियाली है हर तरफ, पहाड़ों की यात्रा है। तो माता का ये स्थान कितना अद्भुत है। इस स्थान और इस यात्रा की भी तमाम तस्वीरें आप तक मैं पहुंचाती रहूंगी। तो चलिए करते हैं अपने यात्रा की शुरुआत। प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। यहाँ कुछ बच्चियाँ चुनरी ओढ़ के बैठी हुई हैं और माता के भजन गा रही हैं। चलिए आपको भी इनसे मिलवाती हूँ, इनके भजन सुनवाती हूँ। तो इस तरह से रास्ते में बहुत सी बच्चियाँ मिल जाती हैं जो कि इस तरह से बैठी होती हैं और इनके सामने वो चादर डाली होती हैं जिसमें कि लोग दान भी करते हैं। और रास्ते में कई जगह, जो 13 किलोमीटर का रास्ता है, इसमें कई जगह कहीं ढोल नगाड़े वाले मिलते हैं तो कहीं इस तरह से बच्चे मिलते हैं, छोटी बच्चियां मिलती हैं जो कि चुनरी ओढ़ी होती हैं और लोग उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। काफ़ी छोटी छोटी भी बच्चियाँ होती हैं, हालाँकि ये लोकल्स की ही बच्चियाँ हैं, लेकिन इस तरह से भी एक बच्ची बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन इनके लिए कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है, इनसे कोई ये नहीं पूछता तुम कहाँ से हो। लोग पैसे दे देते हैं, बिस्किट, चॉकलेट, ये सब उनके सामने डाल देते हैं जो दिखते हैं, लेकिन किसी को इससे मतलब नहीं होता कि ये छोटे बच्चे आते कहाँ से हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी है जो कटरा से लेकर के भवन तक की दूरी है और उसके बीच में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की बस्ती दिखती हो। तो हो सकता है ये बच्चियाँ या तो नीचे की रहने वाली हुई या काफ़ी ऊपर जो कुछ लोग रहते हैं उनके बीच की ये बच्चियाँ हों। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ माता वैष्णो देवी के धाम में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है माता का भवन। चारों तरफ से पहाड़ी, खूबसूरत मौसम और बादलों के बीच में घिरा है माँ का ये स्थान। देखिए कितना खूबसूरत, बिल्कुल सफ़ेद सा, संगमरमर सा नज़र आता है पहाड़ों के बीच में ये ख़ास स्थान। और यहाँ पर हम शूट करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। दर्शन हमने कर लिए हैं। कटरा से मां वैष्णो देवी के भवन तक जाने के लिए 5200 फीट की ऊंचाई है
और इस 13 किलोमीटर की यात्रा को करने में आपको 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हुए नॉर्मल चाल से चलते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास 2 विकल्प है। अगर आप पैदल यात्री हैं, अगर आप कोई पिट्ठू, घोड़ा या पालकी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, पैदल यात्रा करना चाहते हैं, तो 2 विकल्प है रास्ते के तौर पर। एक जो है वो आपको 13 से 14 किलोमीटर का रास्ता देगा, लेकिन बहुत ही सुगम और कम ढलान वाला बहुत ही बेहतरीन रास्ता है जो कि नया बना है कुछ ही साल पहले। और दूसरा जो है वो है जिधर से घोड़े खच्चर भी जाते हैं, थोड़ी गंदगी भी रहती है। तो उस विकल्प को ना चुन के हमने दूसरे वाले विकल्प को चुना है अभी वापसी के समय। और पहले आपको नीचे में दिखाऊं कि कितना खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है। ये जम्मू शहर जो कि ऊपर पहाड़ की तरफ, पहाड़ के ऊपर से जम्मू का जो कटरा है वो कितना खूबसूरत दिखता है, आपको दिखाती हूँ मैं। कटरा ये वो स्थान है जहाँ से कि आप अपनी चढ़ाई को शुरू करते हैं भवन तक जाने के लिए। देखिए ऊपर से पहाड़ी से कितनी खूबसूरती यहाँ पर नज़र आ रही है। ग्रीनरी है, पहाड़ हैं, बादल हैं, धुंध सा दिखाई दे रहा है, एक नदी दूर नज़र आ रही है। और ये वही पूरा नज़ारा है जिसकी कल्पना आप करते हैं जब भी इस तरह की तस्वीरें हम बनाते हैं। बहुत ही फोटोजेनिक, बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है। तो अगर आप इस रास्ते से, जो कि नया रास्ता बना है 13 किलोमीटर का, इससे अगर आप जाते हैं तो इस तरह के कुछ स्थान मिलेंगे, ऐसी जगह मिलेगी जहाँ से कि आप सेल्फी ले सकते हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो अभी उसी तरह के एक जगह पर मैं रुकी हुई हूँ और मेरे पीछे ये बेहद खूबसूरत स्थान, पाइन ट्रीज और जितने भी जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो सब आपको ग्रीनरी के साथ, खूबसूरती के साथ देखने को मिलेंगे। और चूंकि बारिश हुई है तो बारिश के बाद इनकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर जाती है। तो इस वजह से हम लोग भी यहाँ रुके और देखें कि इस नज़ारे को कैप्चर करें और आपको भी दिखाएं। तो ये वो रास्ता है जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा है। इधर से होकर के पोनी, खच्चर ये नहीं जाते हैं, इसलिए बिल्कुल क्लीन है। आपको भक्तिमय माहौल, गाने भक्तिमय सुनने को मिलते हैं। और इसी रास्ते से होते हुए 13 साढ़े 13 किलोमीटर की यात्रा आप करेंगे। 1 किलोमीटर ये ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन जो घोड़े वाला रास्ता है उससे आप जाएंगे तो आपको गंदगी भी मिल सकती है। वो रास्ता आपको दिखाऊं, ये ट्रैक है, इधर से आना है और इस ट्रैक से होते हुए, इन रास्तों से होते हुए शेड मिलेंगे आपको। इसमें ज़्यादातर शेड ही है, दूसरे रास्ते में आपको शेड कम मिलेंगे। तो इसलिए बारिश में भी हम यात्रा कर पा रहे हैं शेड की वजह से। और इधर ये रास्ता आगे चढ़ाई की तरफ चलता जा रहा है और ये ज़्यादा ऊंचाई पर आपको हम दिखा रहे हैं कि ये एक रास्ता जो कि कर्व होता हुआ सा बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, गोल गोल घूमता हुआ, और इसी से ऊपर आप भवन की तरफ पहुंचेंगे। तो बेहद खूबसूरत ये नज़ारा है और इस रास्ते से होकर ही आप आएँ तो आपके लिए ज़्यादा ये नज़ारा देखने का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अचानक बारिश शुरू हो गई है। अभी मैं सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर ही आगे बढ़ी, तब तक तेज़ बारिश होने लगी। लेकिन बारिश के बाद से पहाड़ों पर किस तरह का नज़ारा है, किस तरह का माहौल है, ये आपको दिखाती हूँ। मेरे पीछे देखिए, चारों तरफ पहाड़ जो है वो छुप गए हैं और सिर्फ बादल और धुंध सा दिखाई दे रहा है। हर तरफ सिर्फ धुंध है और लोगों को अचानक इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी है कि लोग अब चलना कम कर दिए हैं और जहाँ जहाँ उनको बेंचेस मिल रही हैं वो लोग बेंच पर बैठ गए हैं। ये देखिए काफ़ी कम भीड़ है, जबकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी जो कि हम लोग चले थे जब भवन से कटरा की तरफ। लेकिन अभी अर्धकुंवारी भी नहीं पहुँचे हैं और अर्धकुंवारी से पहले ही ये तेज़ बारिश, आपको आवाज़ भी शायद सुनाई दे रही होगी। लेकिन इसी में लोग कुछ, ये देखिए, थोड़ा बहुत इंतज़ाम करके किसी तरह से जा रहे हैं। छोटे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और सबके लिए ही काफ़ी मुसीबत अचानक आ गई है इस बारिश और ठंड के बढ़ने से। लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से हाथों में लाठी लिए, सिर पे गठरी लिए लोगों का जो हुजूम है वो फिर भी जा रहा है। लोग ठंड में काँप रहे हैं लेकिन फिर भी जा रहे हैं। सही देख आ रही है। कहाँ आप दर्शन करके आ रही हैं या करने जा रही हैं? करने जा रही। करने जा रही हैं। तो अचानक ठंड बहुत बढ़ गई, आपने सोचा था ठंड इतनी बढ़ेगी? नहीं, सोचा नहीं था। तो गर्म कपड़े तो कुछ लाई होंगी? ला रहे हैं कपड़े, शॉल लाई थी तो चलो इसलिए बच गई। कितने लोग हैं आप लोग? हम 10 जने। 10 जने हैं। तो अब तो सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर ही बचा है लगभग। अच्छा, ज़्यादा नहीं बचा है, तो बस पहुंचने वाले हैं। बस। तो चलिए, माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करें, दर्शन मिले आपको। जय माता दी। जय माता। तो देखिए इस तरह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, लेकिन मौज भी, आंटी बोल रहे हैं कि इनको मज़े भी आ रहे हैं। तो चलिए आगे का नज़ारा आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आगे हम अपने सफ़र को पूरा करेंगे।
इस स्थान के बारे में जिनको जानकारी है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि वैष्णो माता का ये धाम जो है ये त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। और त्रिकूट पर्वत की ये खासियत है कि ये बहुत ही हरा भरा है, बेहद खूबसूरत है। और इस पर जो पेड़ पौधे हैं, जो पाइन ट्रीज़ हैं, जो पाइन के पौधे हैं, या जो और भी तरह तरह के ग्रासेस हैं, वो बहुत से उसमें ऐसे भी हैं जिनसे कि जड़ी बूटियाँ और कई तरह की दवाइयों का भी निर्माण होता है। और इनकी खोज में भी जो शोधकर्ता हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो आयुर्वेद के जानकार हैं, वो लोग भी आते रहते हैं, साइंटिस्ट भी आते रहते हैं, और इस वजह से भी इसका काफ़ी महत्व है। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात ये होती है कि सैकड़ों हज़ारों साल पहले जो भी व्यक्ति या जिन लोगों को भी इस स्थान के बारे में पता चला होगा और उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया होगा कि यहाँ पर माता का दरबार है, वो कैसा समय रहा होगा। क्योंकि जब भी मान लीजिए सैकड़ों या हज़ारों साल पहले जब भी इसकी खोज हुई होगी कि यहाँ पर माता की पिंडी है, पिंडी रूप में माँ यहाँ विराजमान है, और उसके बाद श्रद्धालुओं में ये बात फैली होगी, धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ होगा। पहले कुछ लोग आए होंगे, उसके बाद ज़्यादा तादाद में भक्त यहाँ पर आते गए होंगे। तो उस हिसाब से अगर सोचिए तो बहुत आश्चर्य होता है कि लगभग 13.5 किलोमीटर की पहाड़ों पर ये चढ़ाई, और उस समय इस तरह से कोई रास्ते भी नहीं बने होंगे, जो कि अभी बेहद खूबसूरत रास्ते बन गए हैं, कंफर्टेबल है। पिट्ठू से लोग ले जा रहे हैं, गाड़ियों से ले जा रहे हैं, बैटरी रिक्शा चल रही है। ये देखिए इस तरह से बच्चों को ढोया जा रहा है, तरह तरह के मतलब घोड़े हैं, खच्चर हैं, और भी कई तरह की सुविधाएं अब मौजूद हैं। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई होगी तो इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं रही होगी। कह सकते हैं कि बेहद कठिन रास्ता रहा होगा, और तब कैसे लोगों में वो आस्था, वो विश्वास जगाई गई होगी, जिसके बाद लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए होंगे। तो ये त्रिकूट पर्वत जो कि चारों तरफ से बेहद हरियाली और खूबसूरती से घिरा हुआ है, ये देखिए अभी बरसात हो रही है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये मेरे पीछे देखिए किस तरह का मौसम हो रहा है, बादल उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और ऐसे में दर्शन करना या लौटना, रास्ते में इसको एंजॉय करना, इस यात्रा को, इस धार्मिक यात्रा को एंजॉय करना बहुत ही बेहद एक ख़ास अनुभव है। तो चलिए आगे भी आपको इस तरह की तस्वीरें मैं दिखाती रहूँगी। दोस्तों चलिए अब मौसम की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा मौसम है जबकि सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, अच्छा होता है जब आप वैष्णो देवी आना चाहते हैं। तो साल के आखिर में यानी कि अक्टूबर और नवंबर, और दूसरी तरफ साल की शुरुआत में जनवरी छोड़कर फरवरी और मार्च, ये 4 ऐसे महीने हैं जबकि आप वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सबसे अच्छे मौसम में आ सकते हैं। अगर आप मानसून के बीच में आ रहे हैं या सर्दियों के बीच में आ रहे हैं तो कभी भी मौसम बदल सकता है, बर्फबारी हो सकती है या भूस्खलन भी होते हैं मानसून में, तो वैसे में आना अवॉइड करना चाहिए। और कुछ और ऐसे मौसम हैं जबकि आना अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि नवरात्रि का जो समय होता है, जो माता का समय होता है, उस समय यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, या फिर नए साल की जब शुरुआत होती है 31 दिसंबर को भीड़ होती है, गर्मी की छुट्टियों में भीड़ होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइन में लग के दर्शन करना पड़ सकता है, रास्ते में भी बहुत ज़्यादा भीड़ मिल सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन 3 समय का चुनाव ना करें यहाँ आने के लिए। देखिए काफ़ी लोग जा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, तो ये है वो मौसम। अब अगर हम कपड़ों की बात करें कि क्या कुछ कंफर्टेबल होगा यहाँ आने से पहले, आपको क्या तैयारी करनी होगी, तो आपके शूज़ जो हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होने चाहिए। आप स्पोर्ट शूज़ पहन के आएँ, क्योंकि 13.5 किलोमीटर की चढ़ाई अगर आप पैदल कर रहे हैं, अगर आप घोड़े खच्चर या पालकी की सवारी नहीं कर रहे हैं, उसका सहारा नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंफर्टेबल स्पोर्ट शूज़ पहन के आएँ, जिससे कि चढ़ाई करने में आसानी हो, आप इतना ज़्यादा चढ़ सकें और दर्शन के बाद उतर सकें, जो कि 26-27 किलोमीटर लगभग हो जाएगा आपका पैदल यात्रा अगर आप करते हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चों को लेकर के आ रहे हैं तो आप पिट्ठू वगैरह का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी कंफर्टेबल कपड़े और कंफर्टेबल शूज़ की व्यवस्था रखें। मैंने जिस तरह से ये ले रखा है, ये बैग ले रखा है, तो इस तरह से आप पिट्ठू बैग का ही सहारा लें, और बैकपैक अगर आपके पास नहीं है तो वो ख़रीद लें, उसी में कपड़े रखें, एक जोड़ी कपड़े,
जो आप अगर यहाँ स्लीपर लेना चाहते हैं स्नान वगैरह करने के लिए, तो वो कुछ मेडिसिन जो कि ज़रूरी हो, अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो सब इस बैग में रख लीजिए। पानी की बोतल रख लीजिए एक, हालांकि रास्ते में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती, वो सब चीज़ें चाय कॉफ़ी सब मिलती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन स्पोर्ट शूज़ होने चाहिए, कपड़े आपके कंफर्टेबल होने चाहिए, और पिट्ठू बैग आप ले लीजिए। किसी भी तरह का कोई पर्स या कोई भारी सामान हाथ में मत लीजिए, क्योंकि इससे आपकी यात्रा में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।